विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमारा टॉपिक है चेर राज्य, चोल राज्य और पांड्य राज्य। एंशिएंट वाले है ना, एंशिएंट में पढ़ रहे हैं हम लोग, प्राचीन भारत में। तो सबसे पहले चेर राज्य के बारे में बता रहा हूं। चेर राज्य में आधुनिक केरल और तमिलनाडु का कुछ भाग सम्मिलित था। केरल पुत्र भी बोलते थे इनको, क्या बोलते थे? केरल पुत्र, ठीक है। तो चेर राज्य में आधुनिक केरल और तमिलनाडु का कुछ भाग सम्मिलित था, जिसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार का कुछ भाग समाहित था। इनकी राजधानी वांजी या करयूर थी। अब ये याद रखना आपने, जो प्राचीन काल के जो चोल हैं, चेर हैं, उनकी राजधानी कहाँ थी? वांजी या करयूर, या तोंडी भी बोलते थे उसको। वांजी, करयूर और तोंडी। वांजी और करयूर एक ही हैं, तोंडी बंदरगाह भी है तोंडी, ठीक है। चेरों का बंदरगाह, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि तोंडी किसका बंदरगाह था? समृद्ध बंदरगाह, आंसर चेरों का, है ना। संगम साहित्य में वर्णित राजवंशों में सबसे अधिक राजाओं की सूची चेर राजाओं की मिली है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित चेर पादा शब्द को चेर राज्य के प्रारंभिक उल्लेख के रूप में माना जाता है। यानी चेर पादा शब्द या चेर राज्य का प्रारंभिक उल्लेख किसमें मिलता है? आंसर ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किसमें, किसका ग्रंथ है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी, है ना। रामायण और महाभारत में चेरों यानी केरलों का वर्णन मिलता है। अशोक के दूसरे शिलालेख में केरल पुत्र के रूप में इनका उल्लेख हुआ है। अशोक के किस अभिलेख में चेरों का उल्लेख हुआ है? आंसर दूसरे शिलालेख में, यानी सेकंड रॉक एडिक्ट में मिला है। साथ में पूछेगा चेरों को क्या कहा गया अशोक के अभिलेखों में, या द्वितीय जो शिलालेख है उसमें क्या कहा गया? आंसर केरल, केरल पुत्र या केरल कहा गया है। अशोक के दूसरे शिलालेख में केरल पुत्र के रूप में इनका उल्लेख हुआ है। कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य में केरल प्रदेश का विशद वर्णन मिलता है। अब देखो कहां कहां पर मिला? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिला, वहां पर शब्द क्या मिला? चेरपादा। दूसरा, रामायण और महाभारत में भी वर्णन मिला चेरों का। किस रूप में? केरलों के रूप में मिला। किस रूप में? अशोक के दूसरे शिलालेख में केरल पुत्र के रूप में मिला। और कालिदास की कृति जो है रघुवंश महाकाव्य जो है, उसमें केरल प्रदेश का विशद वर्णन किया गया। तो इतनी जगह पर यह वर्णन मिला है। संगम युगीन कवियों ने सर्वाधिक गुणगान चेर राजाओं का किया है। संगम युग का प्रथम चेर वंशीय ऐतिहासिक शासक कौन था? तो आंसर उदयनजेरल। कौन था? उदयनजेरल। यह लगभग 130 ईस्वी में शासक बना। ऐसा कहा जाता है कि इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था, इसलिए इसे महाभोजन उदयनजेरल की भी उपाधि दी जाती है या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभोजन उदयनजेरल। अब ये बड़ी अद्भुत सी बात है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र कहाँ हो गया आपका? अब केरल से हो सकता है भाई कराया हो, इसलिए इसे महाभोजन उदयनजेरल भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। अगला है नेदुनजेरल आदन। कौन है? नेदुनजेरल आदन 155 ईस्वी। उदयनजेरल के पश्चात राजा बना। इसने 7 राजाओं को हराकर अधिराज की उपाधि धारण की। एक विवरण के अनुसार इसने हिमालय तक अपने राज्य का विस्तार करके इमय वरम्बन की उपाधि धारण की। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, इमय वरम्बन की उपाधि किस राजा की थी, किस चेर राजा की थी? आंसर नेदुनजेरल आदन, जो कि उदयनजेरल के पश्चात क्या बना था? शासक बना था 155 ईस्वी में, ठीक है। तो इमय वरम्बन किसकी उपाधि है? नेदुनजेरल आदन की है। किंतु इस विवरण को काल्पनिक माना जाता है कि उसने 7 राजाओं को हराया होगा। ये विवरण जो है इतिहास उसको नहीं मानता है। इसने मालाबार तट पर यवन व्यापारियों, अब यवन व्यापारी कौन थे उस समय? रोमन और अरब, रोमन और अरब व्यापारियों को बंदी बना लिया था। बाद में उन्हें धन लेकर मुक्त कर दिया गया। इसके मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे वो चोल शासक थे। कौन थे? चोल शासक थे। चोल शासकों से संघर्ष में दोनों शासक मारे गए और दोनों की पत्नियां सती हो गई। इसने कदम्बों को भी पराजित किया था। इनको कदम्बों को भी पराजित किया था। मैंने कहा था कदम्ब राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बनवासी थी, ठीक है। और कदम्बों में ही मैंने बताया था एक मयूर शर्मन था जिसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। चलो जी आगे।
चेर शासक सेनगुटवन 180 ईस्वी में यशगान कवि पर्णर ने किया है। चेर शासक सेनगुटवन जो कि 180 एडी में शासक बना, उसका यशगान जो है वो कवि पर्णर ने किया। कवि पर्णर बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत के लिए, ठीक है। यह भी अधिराज की उपाधि धारण करता था। इसे लाल या भला चेर भी कहा गया है। लाल चेर सेनगुटवन, लाल चेर सेनगुटवन, लाल मतलब भला, लाल चेर या भला चेर। इसने पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच में अपना राज्य विस्तृत किया। इसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। इसने कदल कदल पिरक्कुत्तीय, कदल पिरक्कुत्तीय अर्थात समुद्र के पीछे हटाने वाला की उपाधि भी धारण की। इनकी उपाधियां कृपया याद कर लेना। उत्तराखंड पीसीएस में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस प्रकार के प्रश्न पूछता है उपाधियों से, ठीक है। कि कदल पिरक्कुत्तीय किसकी उपाधि थी? आंसर चेर शासक सेनगुटवन की, है ना, या लाल चेर सेनगुटवन। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी ने पत्नी पूजा का शुभारंभ किया था। कर्णगी, आपको पता है, आपने किताब एक ग्रंथ पढ़ा था, कौन सा? शिल्पाधिकारम। उसमें मैंने बताया था कि उसका जो पात्र है वो कोवलम है, जो उसकी पत्नी है वो कौन है? कर्णगी है ना। राज कर्मचारियों ने क्या कर दिया था, मतलब जो पांड्य राज्य था नेडुंजेरियल, उसने मतलब मृत्युदंड दे दिया था। किसको? किसको? कोवलम को। तो कर्णगी क्या हो गई थी फिर? कर्णगी ने अपनी क्रोधाग्नि से मदुरा को जला डाला और चेर राज्य में चली गई और मृत्यु के पश्चात में स्वर्ग में कोवलन से मिली है। पढ़ा है आपने। तो पत्तनी पूजा का प्रारंभ जो किया वो किसने किया? पत्तनी पूजा या कर्णगी पूजा का प्रारंभ जो किया वो किसने किया? सेनगुटवन ने किया। क्लियर हो गया? यहां से क्वेश्चन बना, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है ये। कालांतर में, अच्छा, इसने कर्णगी की स्मृति में एक भव्य मंदिर भी बनवाया। कालांतर में पत्तनी पूजा चोल तथा पांड्य राज्यों में भी प्रचलित हो गई। इसमें चोल और पांड्य राज्यों में भी प्रचलित हो गई। अगला, पेरुंजेरल इरमपोरई, पेरुंजेरल इरमपोरई, ये सेनगुटवन का उत्तराधिकारी हुआ। इसने चोल शासक को पराजित करके उसके 5 दुर्गों पर अधिकार कर लिया। पांड्य शासक को भी पराजित करके उससे विपुल संपत्ति छीनी। इसने राजधानी वांजी के वैभव में वृद्धि की तथा दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ की। ईख की खेती प्रारंभ करने वाला चेर शासक कौन था दक्षिण भारत में? आंसर पेरुंजेरल इरमपोरई, पेरुंजेरल इरमपोरई। ये भी क्वेश्चन बना है कहीं उत्तर प्रदेश या कहीं आईएएस में। बहुत पहले जब सब्जेक्ट हुआ करते थे वहां पर ऐसे क्वेश्चन बनते थे, ठीक है। गन्ने की खेती उसके सामंत आडिग इमाम ने प्रारंभ की थी। वैसे अगर पूछेगा किसके समय में हुई, तब आपने बोलना है पेरुंजेरल इरमपोरई। और जब पूछेगा कि वास्तव में की किसने थी गन्ने की खेती दक्षिण भारत में प्रारंभ, तो पेरुंजेरल इरमपोरई के सामंत आडिग इमान ने की थी, आडिग इमान ने। उसके बाद चेर शासक सेये या शे 210 एना डोमिनी, 210 एना डोमिनी में शासक बना, जिसका अर्थ होता है हाथी जैसी आंखों वाला। सेये या शे मतलब होता है हाथी जैसी आंखों वाला। इसकी उपाधि जो थी मांद रंजेरल इरमपोरई थी। इसे पांड्य शासक नेडुंजेरियल ने परास्त करके बंदी बना लिया। पांड्य शासक नेदुंजेरियल ने बंदी बनाकर परास्त करके बंदी बना लिया था। शे के पश्चात अटू कोतपुत्तु चेरल आदन, अटू कोतपुत्तु चेरल आदन शासक बना। इसकी राजधानी तोंडी थी, इसकी राजधानी तोंडी थी। इसने दंडकारण्य की जनजातियों को परास्त किया था, दंडकारण्य की जनजातियों को परास्त किया था। वैसे दंडकारण्य जो वाला पार्ट पड़ता है वैसे तो कई स्टेट्स में है, लेकिन मोस्टली जो पार्ट्स है वो कहाँ पड़ेगा आपको? छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है, दंडकारण्य, ठीक है। अगला, संगम युग का अंतिम चेर शासक कुडुक्को इलंजेराल इरमपोरई, कुडुक्को इलंजेराल इरमपोरई था। इसने चोलों और पांड्यों से संघर्ष किया। इसके बाद चेर राज्य का इतिहास जो है अंधकार पूर्ण हो जाता है। 12वीं शताब्दी में यह राज्य पल्लव, चोल तथा पांड्य राज्यों के अधीन रहा। 13वीं शताब्दी में अंतिम चरण में रविवर्मन कुलशेखर ने पांड्य एवं चोल राज्यों का अधिकांश भाग विजित करके चेर वंश का अभ्युदय किया। अब सीधे कहाँ दिखेगा आपको? 13वीं शताब्दी में दिखेगा। क्या दिखेगा?
वहां पे मिलेगा आपको एक व्यक्ति, एक राजा का नाम मिलेगा, रविवर्मन कुलशेखर। वो क्या करेगा, पांड्यों और चोलों से संघर्ष करेगा, उनसे अपना भाग विजित करेगा और चेर वंश का, है ना, उन मतलब उसको फिर दोबारा, बीच में अंधकारपूर्ण इतिहास, पता ही नहीं चलता क्या हुआ, इसका मतलब अधीन हो गया है। ठीक है। अगला राजवंश है चोल। अगला राजवंश कौन सा है? चोल राज्य, लेकिन एंशंट में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, मध्यवर्ती चोल नहीं पढ़ रहे हैं। तो चोलों का प्रारंभिक उल्लेख जो है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, कहाँ कहाँ मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में, कात्यायन की वर्तिका, कात्यायन की वर्तिका में, महाभारत में और अशोक के दूसरे शिलालेख में हुआ है। इस वंश के इतिहास को जानने का सर्वप्रमुख साधन जो है वो संगम साहित्य है, जो कि 100 से 250 एना डोमिनी के बीच का है। टॉलमी ने 2 चोल राज्यों का भी उल्लेख किया है। टॉलमी ने 2 चोल, टॉलमी जो कि भूगोलवेता है, ज्योग्राफिया लिखते हैं, ठीक है, उन्होंने 2 चोल राज्यों का उल्लेख किया है। संगम युगीन राज्यों में सर्वप्रथम चोल राज्य का उदय हुआ। यह राज्य चोल मंडलम और वर्तमान में कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली और तंजौर के भू क्षेत्र पर पेन्नार तथा वेलारू नदियों के बीच में स्थित था। किन नदियों के बीच में? ये ऐसे यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, किन नदियों के बीच में था चोल राज्य, जो एंशिएंट चोल हम पढ़ते हैं? आंसर पेन्नार और वेल्लारू नदी के बीच में था। और उसमें कौन कौन सा क्षेत्र समाहित किया जा सकता है वर्तमान में? तो कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल तट, पूरा कोरोमंडल तट, तिरुचिरापल्ली और तंजौर, और तंजौर। चोलों की प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर थी। चोलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? उत्तरी मनलूर थी, परंतु ऐतिहासिक काल में उरैयूर तथा तंजावुर भी राजधानी बनी। उरैयूर तथा तंजावुर भी राजधानी बनी। तो अब जो प्रारंभिक चोल हैं उनकी राजधानी कहाँ थी? उत्तरी मनलूर, उरैयूर और तंजावुर। तंजावुर को ही तंजौर भी बोलते हैं। ठीक है। बाद में करिकाल ने पुहार यानी कावेरीपत्तनम को राजधानी बनाया। तो अब प्रारंभिक चोलों की 4 राजधानियां याद करनी है आपने, उत्तरी मनलूर, उरैयूर, तंजावुर और पुहार। पुहार मतलब कावेरीपत्तनम, पुहार मतलब कावेरीपत्तनम। पुहार बंदरगाह भी है, बिल्कुल कावेरी के मुहाने पर है, इसलिए कावेरीपत्तनम बोलते हैं उसे। पुहार संगम युग का एक सुप्रसिद्ध बंदरगाह भी था। कुंभकोणम में चोल राजाओं का कोषागार था। इनका कोषागार कहाँ था? कुंभकोणम। प्रारंभिक चोलों का जो कोषागार था वो कहाँ था? ट्रेजरी। कोषागार मतलब क्या होता है? सरकारी धन होता है जहां पर, मतलब राज्य का जहां पर धन रखा जाता है, वो कुंभकोणम में था। चोल राज्य का पहला ऐतिहासिक शासक जो है, अब भाई इनके नाम जरा टफ है ना, रिंकू टिंकू पिंकू नहीं है, इनके नाम जरा अलग होते हैं, तो इसलिए याद करने कठिन होते हैं। तो चोल राज्य का पहला जो ऐतिहासिक शासक था वो कौन था? उरु वप हर्रे इलंजेती चेन्नी। उरु वप हर्रे इलंजेती चेन्नी था। इसी ने उरैयूर को राजधानी बनाया था। यह वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? आंसर उरैयूर था। ठीक है। शासक के रूप में यह युद्ध में अपने सुंदर रथों के उपयोग के लिए विख्यात था। युद्ध में अपने सुंदर रथों के उपयोग के लिए विख्यात था। चोल राजा एलारा जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शासक बना, यह श्रीलंका की विजय करने वाला पहला चोल राजा था। तो श्रीलंका की विजय करने वाला पहला चोल राजा कौन था? आंसर एलारा। अच्छा, आगे भी पढ़ेंगे आप, जब मध्यवर्ती चोल पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे आप ये पढ़ेंगे कि राजराज फर्स्ट ने क्या किया? श्रीलंका पर अभियान किया। कहां पर? और श्रीलंका की राजधानी कहाँ थी? पोलोनरोवा थी। कुछ अनुराधापुर करता है वो राजधानी। आधी श्रीलंका पर क्या कर देता है? कब्जा कर देता है। उसके बाद वहां का जो शासक होता है उसको अपनी कैद में रखता है। कौन? राजराज फर्स्ट। उसके बाद उसका पुत्र होता है राजेंद्र चोल, जो कि पंडित चोल भी बोलते हैं जिसको। उसके समय में वो श्रीलंका का राजा क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो जो ये चोल तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया, और श्रीलंका के बीच में पहले से ही क्या रहा है? युद्ध मतलब होते रहे। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि श्रीलंका को विजित करने वाला पहला चोल राजा कौन था, तब आपने आंसर देना एलारा। तब राजराज फर्स्ट मत कर देना। राजराज फर्स्ट मध्यवर्ती चोल में आता है। किसमें आता है? तो एलारा का नाम याद रखना आपने। ठीक है। 2nd सेंचुरी BC में।
बल्कि जब आप राजराज फर्स्ट और राजेंद्र चोल के समय में पढ़ेंगे तो श्रीलंका के राजा का नाम भी पूछता है वो। तो उस राजा का नाम था महेंद्र पंचम। क्या नाम था? महेंद्र पंचम। ठीक है, वो राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट के समय में पढ़ेंगे। राजराज फर्स्ट ने उसे कैद किया, राजेंद्र फर्स्ट के समय तक वो कैद में क्या हो गया? मर गया। राजेंद्र फर्स्ट को पंडित चोल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वो आगे पढ़ेंगे, अभी हम एंशियंट वाले चोल पढ़ रहे हैं। उसके बाद भाई करिकाल का नाम आता है चोल राज्य में। करिकाल कौन था? तो चोल राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जो था वो करिकाल था। करिकाल का अर्थ है जले हुए पैरों वाला। जले हुए पैरों वाला करिकाल। ये यूपी पीसीएस वालों ने पूछा था भाई कभी कि करिकाल का अर्थ क्या होता है? आंसर जले हुए पैरों वाला। दरअसल बचपन में ही उसके पैर जल गया था, संभवतः इसी कारण उसे करिकाल कहा गया। प्रारंभ में शत्रुओं ने उसे बंदी बना लिया था, परंतु वह बहुत वीर और साहसी था। 190 ईस्वी तक लगभग उसने अपने शत्रुओं को पराजित करके पुनः राज सिंहासन प्राप्त कर लिया था। पट्टिन पाले तथा पत्तु पत्तु में उसकी वीरता का उल्लेख है। जो साहित्य पढ़ा था हमने, संगम साहित्य, तो उसमें पट्टिन पाले और पत्तु पत्तु में उसकी वीरता का उल्लेख मिलता है। वेणी के युद्ध में करिकाल ने चेर पांड्य राजाओं सहित 11 सामंत राजाओं का एक संघ को पराजित किया था। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि चोल राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक कौन है? करिकाल। उसने चेरों को भी हराया, पांड्यों को भी हराया और साथ साथ 11 सामंत राजाओं को पराजित किया। एक संघ बनाया था इन्होंने। किसके खिलाफ? करिकाल के खिलाफ। ठीक है। इस युद्ध में पराजय से आहत होकर चेर शासक पेरुम सेरल आदन ने आत्महत्या कर ली थी। किसने? पेरुम शेरल आदन ने आत्महत्या कर ली थी। ये चेर शासक था। ठीक है। अगला, वाहेप रंडले के युद्ध में करिकाल ने 9 राजाओं के संघ को पराजित किया था। इस युद्ध में, वाहेप रंडले के युद्ध में करिकाल ने 7 राजाओं के संघ को पराजित किया। करिकाल को श्रीलंका विजय का श्रेय भी दिया जाता है। देखो, सबसे पहले श्रीलंका को किसने विजित किया? एलारा ने किया। उसके बाद करिकाल का नाम भी आता है कि उसने श्रीलंका को विजित किया। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका यानी सिंघल से 12,000 युद्ध बंदियों को लाकर पुहार यानी कावेरीपत्तनम बंदरगाह का निर्माण करवाया गया था। ऐसे ही नहीं बने इतने बड़े बड़े बंदरगाह, इतने बड़े बड़े मंदिर। युद्ध बंदी जो होते थे उनसे काम कराया जाता था, पत्थर ढुआए जाते थे, खुदवाया जाता था पहले। ये पता है? नारकीय जीवन हो जाता था युद्ध बंदियों का। ठीक है। तो 12,000 युद्ध बंदियों को लाकर पुहार यानी कावेरीपत्तनम बंदरगाह का निर्माण करवाया गया। करिकाल न सिर्फ एक विजेता शासक था, बल्कि वह एक निर्माता, धर्मनिष्ठ और कला प्रेमी शासक भी था। उसने कावेरी नदी पर 160 मील लंबा बांध बनवाया था। कितना? 160 मील। जानते हैं कितना होता है? मीटर में निकालो। 160 मील इज इक्वल टू कितने मीटर? 160 मील लंबा बांध बनवाया। उसने सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई और जंगल को साफ करके कृषि भूमि का विस्तार किया। उसने अपनी राजधानी पुहार यानी कावेरीपत्तनम को बनाया। किसको बनाया? कावेरीपत्तनम को बनाया। वह ब्राह्मण धर्मानुयायी शासक था जिसने अनेक यज्ञों का आयोजन किया। वह विद्वानों को का भी आश्रयदाता था। कहा जाता है कि रुद्रन कन्नार की कीर्ति पत्तिन पालने से प्रसन्न होकर उसने 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं, कितनी? 16 लाख स्वर्ण। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। किसको दिया 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं? करिकाल ने 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं रुद्रन कन्नार की कृति पत्तिन पालने के लिए दी थी उसने। ठीक है। 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट की, पुरस्कृत किया। वह एक कला प्रेमी भी था। पेरुनानुन पाद्य में उसे सप्त स्वरों का विशेषज्ञ कहा गया है, यानी 7 सुर भी जानता था वो। क्या जानता था? 7 सुर भी जानता था। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्या बताया था? हाँ, कितना होता है 160 मील? 2 किलोमीटर। तो सोच लो आप, इतना लंबा बांध बनवाया। और इतने लंबे बांध उससे नहीं बनते हैं। किससे? अपनी जनता से नहीं बनवाए जाते, युद्ध बंदियों से बनवाए गए। किससे? अगला, शिल्पाधिकारम में उल्लिखित है कि करिकाल की एक पुत्री आदिमंदी का विवाह चेर राजकुमार आतन्न आती से हुआ था। किससे? चेर राजकुमार आतन्न आती से हुआ था, जो कावेरी नदी में डूबकर मर गया, परंतु आदिमंदी ने अपने सतीत्व से उसे पुनः जीवित कर दिया था।
तो जैसे यहाँ पर सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ते हैं ना हम लोग, क्या पढ़ते हैं, सत्यवान और सावित्री की, वैसे वहां पर दक्षिण भारत में आदिमंदी और आतन्न अत्ति का उल्लेख पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने पति को भी क्या कर दिया, अपने सतीत्व से पुनर्जीवित कर दिया। करैकाल के पश्चात अनेक चोल राजाओं का उल्लेख मिलता है। कलिवल्वन जो चेरों को हराकर उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया था। पेरुनर किल्ली जो कि राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। सेनगणान जिसके विषय में कहा जाता है कि वह पूर्व जन्म में मकड़ा था, कि क्या था, पूर्व जन्म में मकड़ा था। उसने अनेक शैव मंदिरों का निर्माण कराया। संगम कालीन शासकों में 3री-4वीं शताब्दी तक शासन किया। तत्पश्चात चोल वंश का इतिहास अंधकारमय हो गया। पुनः 9वीं शताब्दी में विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ। अब सीधे हम चोलों को कहां पर पढ़ेंगे, 9वीं शताब्दी में पढ़ेंगे। वहां पर पढ़ेंगे हम कि चोल मध्यवर्ती चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय चोल था। ठीक है, बीच में अंधकारमय है इतिहास, लेकिन मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन बने हैं ये, पूर्व जन्म में मकड़ा था कि कौन, सेनगणान। ऐसा कौन सा चोल शासक था जिसने राजसूय यज्ञ किया था, तो आंसर पेरुनर किल्ली। पेरुनर किल्ली चेरों को हराकर उनकी राजधानी पर अधिकार करने वाला जो शासक था, चोल शासक, वो कौन था, कलिवलन, है ना। तो करैकाल के पश्चात के शासक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके बाद में बता रहा हूं अब अगला, पांड्य राज्य। तो पांड्य राज्य में संगम युगीन पांड्यों के बारे में बता रहा हूं मैं। तो संगम युगीन जो पांड्य थे उनके राज्य जो था कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। कावेरी नदी एकमात्र नदी है सदावाहिनी, जो दक्षिण भारत की एकमात्र सदावाहिनी नदी कौन, कावेरी, बड़ी नदी। क्यों, क्योंकि उसको दोनों जगह से क्या मिलता है, जल मिलता है। दोनों जगह मतलब साउथ वेस्ट मानसून से भी मिलता है और जो लौटता हुआ मानसून है उससे भी उसको क्या मिलता है, जल की आपूर्ति होती है। इसलिए कावेरी में हर समय जल रहता है, सूखती नहीं है पूरी। अच्छा, इस राज्य के अंतर्गत आधुनिक रामनाथपुरम, मदुरा, तिरुनेलवेली और दक्षिणी त्रावणकोर का भूभाग शामिल था। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी ताम्रपर्णी नदी पर स्थित कोरकई या कोलची थी। बाद में मदुरा राजधानी बनी। तो जब भी आप पांड्य याद करेंगे ना तो मदुरा के पांड्य, मदुरा के। और वैसे जो उनकी प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी, कोरकई। कोरकई को ही कोलची बोलते हैं, जो कि ताम्रपर्णी नदी के तट पर थी। ताम्रपर्णी नदी के तट पर। पांड्य राज्य का प्रारंभिक उल्लेख जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है, कात्यायन की वर्तिका में हुआ है, मेगस्थनीज की इंडिका में हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है ना। मेगस्थनीज के अनुसार यहाँ हेराक्लीज की पुत्री पंडिया या पांड्या शासन करती थी। अब यार ये बड़ा मेगस्थनीज के कई उदाहरण जो है वो ऐसे लगते हैं जैसे फेक लगते हैं। मेगस्थनीज क्या कर रहा कि मथुरा का तादाद में बिठा रहा, कहाँ, मदुरा से। कहाँ रह गया मथुरा उत्तर प्रदेश में, कहाँ रह गया मदुरा नीचे दक्षिण भारत में। तो वो कह रहा है कि हेराक्लीजा ने भगवान कृष्ण की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, पंडिया या पांड्या, वो यहाँ पर शासन करती थी। उस समय पांड्य राज्य में 365 गांव थे जो उसे नियमित कर तथा भेंट आदि प्रदान करते थे। स्ट्रैबो ने भी पांड्य राज्य का उल्लेख करते हुए बताया है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किसी पांड्य शासक ने रोम के सम्राट ऑगस्टस सीजर के दरबार में 2 दूत मंडल भेजे थे। ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रैबो इतिहासकार है, स्ट्रैबो ने कहा है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किसी पांड्य शासक ने रोमन सम्राट, किसके यहाँ, ऑगस्टस सीजर, ऑगस्टस सीजर उपाधि होती थी इनकी, है ना। ऑगस्टस सीजर के दरबार में 2 दूत मंडल भेजे। ऐसे ही अर्थशास्त्र में पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा का उल्लेख हुआ है, जो अपने बहुमूल्य मोतियों और उत्तम कोटि के वस्त्र उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकई या कोलची एक बंदरगाह था, मोती उत्पादन के लिए ख्याति लब्ध था। ऐसे ही अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में पांड्य राज्य का उल्लेख हुआ है। दूसरे और 13वें शिलालेख में पांड्य राज्य का उल्लेख हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, चेदी शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उड़ीसा का चेदी वंशी शासक खारवेल खारवेल ने पांड्य राज्य तक सैन्य अभियान किया था और पांड्य राज्य से हाथी, घोड़ा और विभिन्न प्रकार के रत्न, मुक्तामणि आदि प्राप्त किए थे। ऐसा उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, टॉलमी ने पांड्य राज्य का उल्लेख पाडियोन नाम से किया है और इसकी राजधानी मोदुरा बताया है।
टॉलेमी जो भूगोल वेता था, ज्योग्राफिया, है ना, उसने कहा है कि पांड्य राज्य का उल्लेख किस रूप में किया है? पाडियोन, और राजधानी मोदुरा को बताया है, जबकि राजधानी कहाँ थी? मदुरा, मदुरा के पांड्य। ठीक है। अनुश्रुतियों में वदिम बलन बनिन नामक एक प्रारंभिक पांड्य शासक का उल्लेख मिलता है। विद्वान तोलकापियम की एक टीका में उद्धृत मकिन्थी नामक मदुरा के शासक को इसके साथ समीकृत करते हैं, परंतु मागुडी मरुदन, नक्कीरर और संगम कवियों ने पांड्य शासकों की प्रशस्तियां लिखी जो पत्तुपत्तु में संकलित हैं। इसके अनुसार प्रारंभिक पांड्य राज्य जो था वो नेडियोन और पलशाल, मुदुकुडुमी और नेडुंजेलियन था। तो पांड्य राजाओं के जो नाम मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं? एक नेडियोन मिलता है, एक मिलता है पलशाल, मुदुकुडुमी, और एक मिलता है नेडुंजेलियन। नेडियोन जिसका अर्थ होता है लंबे कद वाला, नेडियोन मतलब लंबे कद वाला। इसकी उपलब्धियों का विवरण कुछ ताम्रपत्रों में मिलता है। सर्वप्रथम इसी ने पहरुली नदी का नामकरण किया था और समुद्र पूजा की प्रथा का प्रारंभ किया था। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, समुद्र पूजा की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? आंसर नेडियोन ने किया। ठीक है। पांड्य वंश का पहला ऐतिहासिक शासक पलशाल मुदुकुडुमी माना जाता है। वेल विकुड्डी दानपत्र में इसे प्रथम पांड्य राजा कहा गया है। पलशाले का अर्थ यज्ञशालाओं का निर्माता होता है। पलशाले का अर्थ क्या होता है? तो पलशाल मुदुकुडुमी, पलशाल जो पहला ऐतिहासिक शासक है पांड्य वंश का। ठीक है। तो इसको पलशाले मतलब यज्ञशालाओं का निर्माता है, इसका मतलब इसने यज्ञशालाएं निर्मित कराई होंगी, इसलिए इसका नाम क्या? पलशाल मुदुकुडुमी। इसने अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया, इसीलिए पलशाले की उपाधि धारण की इसने, पलशाले। ठीक है। उसके बाद नेडुंजेलियन, ये 210 एनाडोमिनी यानी ईस्वी, ये पांड्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसकी शासकीय योग्यता और वीरता का विवरण मानगुडी मरुदन कृत मदुरै कांची में वर्णित है। नेडुंजेलियन ने 290 ईस्वी के लगभग तलैया लंगानम के युद्ध में चोल चेर शासकों सहित 5 सामंतों के संघ को पराजित किया था। इसी युद्ध में उसने चेर शासक शेय को बंदी बना लिया था। उसे तलैया लंगाना तुच्चेरुवेन कहा गया है, अर्थात तलैया लंगानम युद्ध का विजेता, तलैया लंगानम युद्ध का विजेता। तो इसकी एक उपाधि क्या है? तलैया लंगाना तुच्चेरुवेन। नेडुंजेलियन की सेना में मोती तथा मछली संग्रह करने में निपुण पूर्वी समुद्र तट की पांडव जनजातियों का विशेष महत्ता प्रदान की गई है। नेडुंजेलियन स्वयं कवि और कवियों का आश्रयदाता था। उसके समकालीन कवि जो थे मानगुडी मरुदन, नक्कीरर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कौन? नक्कीरर बहुत इंपॉर्टेंट। नक्कीरर और कल्लादनार आदि थे जिन्होंने इसकी उपलब्धियों का काव्यात्मक वर्णन किया है। नेडुंजेलियन के काल में ही शिल्पाधिकारम के नायक कोवलम को मृत्युदंड दिया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, कोवलम को मृत्युदंड किसने दिया? आंसर नेडुंजेलियन, पांड्य राजा नेडुंजेलियन ने। कोवलम की पत्नी कण्णगी द्वारा कोवलम को निर्दोष सिद्ध करने के लिए नेडुंजेलियन को आत्मग्लानि से निधन हो गया था। ठीक है, आत्मग्लानि हुई इसको, ऐसे राजा भी थे। नेडुंजेलियन का उत्तराधिकारी जो बना वो बेरीवर शेलियम था। उसे चित्तिरमरदत्रु तुंजीय वर्मरन भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी मृत्यु भित्ति चित्रों को देखते हुए हुई थी, भित्ति चित्रों को देखते हुए हुई थी, इसलिए उसका एक नाम क्या है? बेरीबर शेलिये का एक नाम है चित्तिरमरदत्रु तुंजीय वर्मरन। ठीक है। इसने कण्णगी के सम्मान में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया था। नल्लिव कोडन पांड्य वंश का अंतिम शासक था। नत्तनार की कविता जो कि पत्तुपत्तु के सिरुपांत्र पद्य नाम से संकलित है, इसमें नल्ली वकोडन को संगम युग का अंतिम राजा बताया गया है। 6वीं शताब्दी के अंतिम दशक से पांड्य साम्राज्य का पुनरुत्थान हुआ। कब? 6th सेंचुरी एनाडोमिनी में। ठीक है। अब कुछ चीजें मैं बता देता हूं कि संगम युगीन राज्यों में जो क्या चेर, पांड्य और चोल के बारे में बता रहा हूं। तो चेरों का जो क्षेत्र है वो क्या है? केरल, कावेरी नदी। केरल। पांड्यों का जो है आंध्र प्रदेश, कावेरी नदी।
और चोलों का जो है तमिल क्षेत्र कावेरी नदी। अवस्थिति जो है कोचीन मालाबार क्षेत्र, चेरों की जो अवस्थिति है वो कहां पर है, कोचीन मालाबार क्षेत्र। एक ये बॉक्स बना देना आप, इस तरह से याद करना, बॉक्स बना के। पांड्यों में जो है वो तिरुनेलवेली, और जो चोलों में है वो तंजावुर। ऐसी चेरों की प्रशासनिक राजधानी जो है वांजी करियूर तोंडी है। पांड्यों की जो प्रशासनिक राजधानी है वो मदुरै है। चोलों की जो प्रशासनिक राजधानी है वो उरैयूर है। समुद्री राजधानी चेरों की मुजरिस है, पांड्यों की कोरकई बंदरगाह है, और चोलों का पुहार पत्तन है। ठीक है। राज्य के चिन्ह जो चेरों का है वो धनुष और तीर है। पांड्यों की मछली कार्प मछली है, ये ध्यान रखना, मछली में भी कार्प, और चोलों का बाघ है। प्रथम उल्लेख जो चेरों का वो ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ है। पांड्यों का प्रथम उल्लेख इंडिका में हुआ है। चोलों का प्रथम उल्लेख जो है अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी में हुआ है। प्रथम शासक जो है चेरों का वो उदयन जेरल है। पांड्यों का जो है वो नेडियोन है, और चोलों का जो है वो कौन है, उर्वहप हर्रे। शाब्दिक अर्थ जो चेर का होता है वो पर्वतीय देश होता है। पांड्यों का मतलब होता है प्राचीन देश। शाब्दिक अर्थ जो पांड्यों का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्राचीन देश, और चोलों का जो मतलब होता है वो होता है नया देश। इतना समझ में आ गया। अब अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा आपको संगमकालीन शासन व्यवस्था।